नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा बड़ोलिया। आज हम मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य का कार्यक्षेत्र व मंत्रिपरिषद संबंधित विचारों को पढ़ेंगे। मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र का समुचित वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य का दायित्व है प्रजारक्षण, प्रजारंजन, लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। मनु ने उपरोक्त शब्दों का व्यापक प्रयोग किया है। विशेषतया प्रजारंजन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र इन सभी बिंदुओं पर प्रतिपादित किया गया है। सबसे पहला है प्रजारक्षण। मनुस्मृति के अनुसार प्रजारक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। इसमें कहा गया है कि जब चतुर्दिक अराजकता की स्थिति थी और जब मत्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, तब इस स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इस प्रकार राज्य की रचना प्रजारक्षण के लिए ही हुई है और राज्य तथा राजा के अस्तित्व का सर्व प्रमुख औचित्य प्रजारक्षण ही है। यह राज्य का प्रथम दायित्व है। मनु के अनुसार राजा के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। यह कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही किया जा सकता है। अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा भी राज्य का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण दायित्व है। इस प्रसंग में मनु की दृष्टि बहुत विवेकपूर्ण है। युद्ध से प्रजा को हानि होने की आशंका रहती है, अतः मनु राजा को परामर्श देता है कि युद्ध की स्थिति को अनिवार्य होने पर ही अपनाया जाए तथा जब युद्ध को अपनाना ज़रूरी हो जाए तो युद्ध की समस्त रीति नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा को उससे न्यूनतम हानि होने की संभावना रहे। इसके बाद दूसरा जो दायित्व है राज्य का, वह है प्रजा पालन या लोक कल्याण। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है और राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे, तभी वह प्रजा से कर तथा उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु की यह धारणा इतनी अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के सभी आयाम आ जाते हैं। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के दुख सुख की जानकारी प्राप्त करता रहे और इस बात की व्यवस्था करे कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं प्रजाजन को निरंतर प्राप्त होती रहें। मनु का मत है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार सहायता और दान देना राज्य का कर्तव्य है। उन्होंने न केवल ब्राह्मण वर्ग वरन समाज के असहाय व्यक्तियों, विशेषतया असहाय स्त्रियों की ओर भी स्त्रियों व असहाय वर्ग के लिए भी अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। मनु के अनुसार राज्य को संतान विहीन स्त्रियों, विधवाओं तथा रोगग्रस्त स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए और अवयस्कों की संपत्ति की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों की संपत्ति का गबन करने वालों को बहुत कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
जो व्यक्ति गायब हो गए हैं, राज्य के द्वारा उनकी संपत्ति अपने संरक्षण में ले ली जानी चाहिए और जब ये प्रकट हो जाएं तो उनकी संपत्ति लौटा दी जानी चाहिए। वस्तुतः मनु ने राजा से धर्म पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है। उनका मत है कि प्रजा के सर्वतोमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजा के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा अन्य दायित्व है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानते थे। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। जो अधिकारी प्रजा से अनुचित रूप से धन ले या भ्रष्ट आचरण करे, उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रजा को उनकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। राज्य व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए, लेकिन साथ ही वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, कम तोलना, अधिक मूल्य लेना आदि से प्रजा की रक्षा करे। सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य के दायित्व के रूप में मनुस्मृति में देखा गया है, प्रतिपादित किया गया है। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह आवश्यक माना है। समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। विभिन्न वर्णों, विशेषतया वैश्य और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन कराने हेतु राज्य दंड की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की है। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करें, यह सब कार्य देखना राज्य का दायित्व है। न्याय की व्यवस्था भी राज्य का दायित्व है। न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने कहा है कि राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी, उसके स्थान पर नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में भावना अथवा दुर्भावना से दूर रहते हुए निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में राज्य समस्त व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में संलग्न रख सकता है और उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोक सकता है। यह भी निर्देश दिया है कि राज्य के द्वारा रिश्वतखोरों, जुआरियों, धोखेबाजों और दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए। गलत ढंग से चिकित्सा करने वालों पर भी भारी जुर्माने की बात मनुस्मृति में प्रतिपादित की गई है।
परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का आवश्यक दायित्व है। उन्होंने विवेकपूर्ण संचालन को आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का अनिवार्य दायित्व है। अतः मनु का विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में पड़े बिना ही राज्य तथा उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और 4 उपायों के विवेक सम्मत पालन हेतु निर्देश दिया है। इन सब के अतिरिक्त मनु का मत है कि राजा को अश्वमेध, विश्वजीत आदि यज्ञ करने चाहिए। राजा के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का श्रेष्ठ धर्म और प्रजा पालन द्वारा शास्त्रोक्त फल को भोगने वाला राजा धर्म में युक्त होता है। इस प्रकार मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। केवल मोटवानी के अनुसार मनु के निर्देशन में राज्य द्वारा बनाए जाने वाले अनेक कानून वर्तमानकालीन राजशास्त्र के विद्यार्थी को समाजवादी प्रतीत होंगे। वस्तुतः मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्य और दायित्व उसे एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है। अब हम बात करते हैं इस विषय पर कि क्या राजा निरंकुश है, राजा की सत्ता पर क्या नियंत्रण मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा उसने राजा में दिव्यता की कल्पना भी की है, लेकिन यह पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित देवीय सिद्धांत एवं राजा की निरंकुशता पर बल दिए जाने से भिन्न है। उन्होंने यानी पाश्चात्य विद्वानों ने राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की है, लेकिन मनु राजा को इस प्रकार की सत्ता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने मनुस्मृति में राजा या राज्य की सत्ता पर इन नियंत्रणों की बात की है। सबसे पहला नियंत्रण है धर्म का नियंत्रण। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदैव ही प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। देवीय अथवा देवांश बताते हुए कहा है कि इन गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म के नाम से राजकीय कर्तव्यों को परिभाषित किया है। उनका कहना है कि राजधर्म की अवहेलना करने पर शासक देवत्व से गिर जाता है। इस तरह मनु धार्मिक नियंत्रण की व्यवस्था करके राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं और उसे लोकहित के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। दूसरा नियंत्रण है संस्थागत नियंत्रण। स्पष्ट विधान किया गया है मनुस्मृति में कि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में राजा के द्वारा मंत्रियों एवं अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे दूसरे राज्यों में दूत भेजना, भेजे गए दूतों के कार्यों का मूल्यांकन करना, उनके स्थान पर दूसरे दूतों की नियुक्ति आदि विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा करना आवश्यक माना गया है। मनुस्मृति में कराधान की शासक की शक्ति को नियमों के अधीन माना गया है और इन नियमों का उल्लंघन करके अनावश्यक रूप से कर लगाने एवं एकत्रित करने को राजा के विनाश का कारण माना गया है।
कर लेने की राजा की शक्ति को मर्यादित करते हुए मनु कहते हैं, जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। एक अन्य संस्थागत नियंत्रण शक्तियों के विकेंद्रीकरण के रूप में है। मनु ने राज्य के प्रशासन के लिए उसका छोटी इकाइयों में विभाजन तथा शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है। स्थानीय प्रशासन के प्रसंग में शासक को असीमित अधिकार नहीं दिए हैं। उनका मत है कि शासक की शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। अन्य नियंत्रण न्यायिक नियंत्रण या दंड के माध्यम से राजा की सत्ता पर को नियंत्रित किया गया है। मनुस्मृति में राजा के लिए भी दंड का विधान है। राजा विशिष्ट देव होकर भी साधारण प्रजाजन की भांति दंड भोगता है। इतना ही नहीं, वरन जिस अपराध में साधारण व्यक्तियों को केवल 1 पण का दंड दिया जाता है, उसी में राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण सहस्त्र यानी 100 पण दंड मिलता है। राजा के व्यक्तिगत गुण, प्रशिक्षण और दिनचर्या भी राजा को निरंकुश होने से रोकते हैं, उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। मनुस्मृति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया गया है तथा उसके लिए जैसे कठोर प्रशिक्षण और कठिन दिनचर्या की व्यवस्था की गई है, उसके आधार पर भी शासक के मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत, लोकप्रिय होना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को काम वासना और क्रोध के सभी रूपों से, सभी व्यसनों से पूर्णतया मुक्त रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा के लिए वैसे ही कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के लिए करता है। दिनचर्या ऐसी निर्धारित की गई है कि भोग विलास के लिए कोई समय और शक्ति शेष न रहे। इस प्रसंग में मूल प्रश्न यह है कि राजा पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है या नहीं। विद्वानों के एक समूह का मत है कि मनु के राजा पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन एक वर्ग, जिनमें मनुस्मृति के एक प्रमुख टीकाकार डॉक्टर केवल मोटवानी और पाश्चात्य विद्वान B.A. सॉलेटोर प्रमुख हैं, ने इस बात पर बल दिया है कि मनु का राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी है और जनता राजा को गद्दी से भी उतार सकती है। इन विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के साथ साथ समझौता सिद्धांत का भी संकेत किया है। प्रजाजनों का आज्ञा पालन और करों की अदायगी राजा के प्रजा रक्षण और प्रजा पालन से जुड़ी हुई है। केवल मोटवानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म राजाओं और सामान्य मनुष्य पर एक समान ही शासन करता है। इसके अतिरिक्त राजा राजनीतिक प्रभु जनता के भी अधीन है। वह अपनी शक्तियों के प्रयोग में जनता की आज्ञा पालन की क्षमता से सीमित है। यही मत प्रतीत होता है कि मनुस्मृति राजा पर प्रजा का प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभावी नियंत्रण तो स्थापित नहीं करती, लेकिन परोक्ष में राजा के जनता के प्रति उत्तरदायी होने पर बल देती है। इस प्रसंग में हमें इस बात को दृष्टि में रखना होगा कि मनु का युग न केवल भारत वरन समस्त विश्व में राजतंत्र का युग था तथा उस युग में राजपद पर नियंत्रणों की व्यवस्था कर मनु ने अपने स्पष्ट मत का परिचय दिया है कि राजसत्ता जनसत्ता की शक्ति को स्वीकार करे
यह बात राजा के पद और राज्य दोनों के लिए शुभ है।